दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके हैं, जिसका दूसरा नाम पाषाण काल था। अब हम उससे अगला काल, जिसको आदि ऐतिहासिक काल और पौराणिक काल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोतों को रखते हैं, जिसमें प्रमुख स्रोत पौराणिक या धार्मिक ग्रंथ है। पौराणिक का मतलब जो पुराण है, पुराने ग्रंथ हैं हमारे, वो सब किस में आएंगे? पौराणिक काल में आएंगे, जिसको हम आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। इन साहित्य स्रोतों को हम साहित्य स्रोत के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऋग्वेद वगैरह को पढ़ा था, लेकिन हम थोड़े से जो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उनको देखते चलेंगे। एक नज़र फटाफट रिकॉल करते हैं। ऋग्वेद, 4 वेदों में पहला वेद ऋग्वेद, उत्तराखंड का सर्वप्रथम सर्वाधिक उल्लेख इसमें ही मिला है। उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार उत्तराखंड के प्राणाग्राम सप्तऋषियों द्वारा प्राणों की रक्षा से ही पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार। यानी कि ऋग्वेद के अनुसार जो सृष्टि पुनः प्रारंभ हुई वो कहाँ से हुई? उत्तराखंड के प्राणाग्राम से हुई, जहाँ से सप्तऋषियों द्वारा प्राणों की रक्षा की गई थी। फिर उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें हमने जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसमें हमने कौत्कीय ब्राह्मण ग्रंथ है एक, है ना, कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ या कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं। इसमें वाग देवी का निवास स्थान जो है बद्री आश्रम को बताया गया है। तो 2 आश्रम पढ़े थे, बद्री आश्रम और कण्व आश्रम। तो वाग देवी का निवास स्थान बद्री का आश्रम किस ग्रंथ में बताया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ना। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। लास्ट लेक्चर में आप इसको पढ़ चुके, जो पहले वाला था, ठीक है। उसके बाद स्कंद पुराण में कुमाऊं को बोला गया कुर्मांचल। कुर्मांचल यानी कि कांतेश्वर पर्वत, जो कि कहाँ है? चंपावत में। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें, कांतेश्वर पर्वत चंपावत का है। गढ़वाल के लिए केदार खंड का यूज किया गया था और कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानस खंड का। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड बताए गए, कश्मीर, जालंधर, पंजाब वाला क्षेत्र, उसके नीचे केदार खंड, गढ़वाल वाला, फिर मानस खंड, कुमाऊं वाला, फिर आगे चल के नेपाल वाला। तो 5 खंड किसमें बताए गए थे? स्कंद पुराण में, ठीक। अब इसमें से थोड़ा सा जो पॉइंट पूछ लेता है, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पुराणोत्तर काल यानी कि पुराणों के बाद का जो काल है, पुराणोत्तर काल, उसमें गढ़वाल क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल, इन 4 नामों से उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राचीन ग्रंथों में, तो ग्रंथ कोई से भी हो सकता है। प्राचीन ग्रंथ में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अलकापुरी, जिसको कुबेर की राजधानी बताया गया है। तो अलकापुरी क्या था? अलकापुरी कुबेर की राजधानी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आप ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। महाभारत से जो क्वेश्चन पूछे गए, महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। तो कुनिंद वंश जब आगे पढ़ोगे, हिस्ट्री से रिलेट होते चले जाओगे आप। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। और हरिद्वार से केदारनाथ तक का क्षेत्र भृंगतुंग के नाम से जाना जाता है। तो हरिद्वार से केदारनाथ तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? भृंगतुंग। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ बोला गया है। तो प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग को क्या बोला गया है? केदारनाथ। जबकि हरिद्वार से केदारनाथ तक का क्षेत्र भृंगतुंग, और भृंगतुंग को प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ बोला गया है। इस समय यहाँ पुलिंद व किरात जनजाति क्या होती थी? आधिपत्य था। कहाँ पर? महाभारत में। जब भृंगतुंग वाला क्षेत्र था महाभारत के समय, यहाँ पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत का एक पर्व है जिसमें वन पर्व का जिक्र होता है। उस वन पर्व में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर बताई गई है। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। बहु इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। और कहाँ क्षेत्र में जो है अपना आधिपत्य था इनका? भृंगतुंग वाले क्षेत्र में आधिपत्य था। रामायण की बात करें, रामायण में कुछ क्षेत्र आपने पढ़े। रामायण में विसोनपट्टी टिहरी गढ़वाल की है, जिसके आपको सापेक्ष में ध्यान रखना है। विशिष्ट गुफा टिहरी में है, विशिष्ट आश्रम टिहरी में है, विशिष्ट कुंड टिहरी में। तो विशिष्ट टी वाली साउंड है ना, टिहरी। तो विशिष्ट गुफा, विशिष्ट आश्रम, विशिष्ट कुंड टिहरी। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा स्थान टिहरी में नहीं है? तो विशिष्ट गुफा, विशिष्ट आश्रम, विशिष्ट कुंड सब टिहरी में है। तो विसोनपट्टी भी कहाँ है? टिहरी में, जो रामायण काल से संबंधित है। यहीं के बारे में तथ्य है कि लक्ष्मण जी का जो तपस्या स्थल है वो कहाँ था? तपोवन टिहरी में था। ज़्यादा तप करते थे ना, गर्म हो जाते थे बात बात पर लक्ष्मण जी। तपोवन टिहरी। माता सीता पृथ्वी में समाई थी। सित्योंशुपट्टी, ये कहाँ है? विकासखंड पौड़ी में पड़ती है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मनसार का मेला लगता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताया था आपको कि 2 पीठों की व्याख्या की गई है इसमें, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है,
इसमें ही विश्वामित्र व स्वर्ग की अप्सरा जो मेनका थी, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है शकुंतला, और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन है, और जिनके द्वारा पुत्र होता है भरत। इसी भरत के द्वारा जो है शेर के दांत गिने गए थे, जिसके कारण आजकल जो आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, भारत कैसे नाम पड़ा है। कण्व आश्रम जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, हेमकूट व मणिकूट पर्वत के बीच में है। तो चोका घाट का वर्तमान नाम चोका घाट भी पढ़ते हैं इसको, कण्व आश्रम का नाम चोका घाट हेमकूट व मणिकूट के पर्वत के मध्य है। और कण्व आश्रम के नाम से ही अब जब कण्व नगरी की जो है घोषणा की गई कि कण्व नगरी भी बनाई जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण की तथ्यों की बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में हाल ही में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लाखामंडल अभिलेख कहाँ से मिला है? देहरादून से। इस लाखामंडल अभिलेख में जो छांगलेस वंश है उस छांगलेस वंश की जानकारी मिलती है। तो लाखामंडल अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? छांगलेस की। अगले लेक्चर में जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब आपको क्वेश्चन मिलेगा, समझ जाओगे आप। और लाखामंडल से ही ईश्वरा का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 12 राजाओं का वर्णन मिलता है। तो 12 राजाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? ईश्वरा शिलालेख में, जो कहाँ से मिला है? लाखामंडल देहरादून से मिला है। जौनसर बाबर क्षेत्र में यादवों का राज था, ऐसा भी इसमें वर्णन मिलता है किसमें? ईश्वरा शिलालेख में। जो त्रिशूल शिलालेख है, ये त्रिशूल शिलालेख गोपेश्वर और बड़ाहाट उत्तरकाशी से मिला है। त्रिशूल शिलालेख गोपेश्वर से और बड़ाहाट से मिला है। इस गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर में, गोपेश्वर में जो रुद्र शिव मंदिर है वहाँ से 6ठी शताब्दी के नागपति नाग जो त्रिशूल लेख मिले हैं, और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा जा चुका है कि जो गोपेश्वर है, गोपेश्वर से जो रुद्र शिव मंदिर में त्रिशूल लेख मिले हैं वो कौन सी सदी के हैं? तो कौन सी सदी के? 6ठी के। याद कैसे रखना है? त्रिशूल, जब त्रिशूल शिव जी घोंप देते हैं ना किसी के भी अंदर, शिव जी तो घोंप देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद, यानी कि 6। ध्यान रखेंगे। नागपति नाग कौन? शिव रखते हैं। और अशोक चल, बाहर चल, यानी कहता है बाहर चल, चल भाई यहाँ से बाहर चल, अशोक चल 12वीं सदी के त्रिशूल लेख है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेरीनाग पिथौरागढ़, नाग पिथौरागढ़, बेरीनाग पिथौरागढ़। नाग जाति का प्रसिद्ध मंदिर बेरीनाग कहाँ स्थित है? तो भारत के किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में है। बेरीनाग यानी कि नाग जाति के अन्य मंदिर धौलीनाग और फेणीनाग बागेश्वर जनपद में मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बागेश्वर जनपद में स्थित जो है नाग जाति का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? या तो धौलीनाग देगा या फेणीनाग देगा, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जाखंड देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में, जाखंड देवी का अल्मोड़ा मंदिर। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, जाखंड देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। और यहाँ से यक्षों के निवास का प्रमाण मिलता है। तो यक्षों के निवास का प्रमाण किस मंदिर से मिलता है? जाखंड देवी के मंदिर से मिलता है। यक्षों के निवास का प्रमाण स्थल जाखंड देवी मंदिर से मिला है। जाखंड देवी मंदिर भारत के किस जनपद में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे इसको? अल्मोड़ा में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है। यहाँ पर राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए, शिव आराधना के लिए 1000 पुष्पों को जो उससे मुक्ति पाने के लिए आराधना की थी, शिव आराधना की थी। कितने? 1000 पुष्पों से। और एक पुष्प कम हो जाने के कारण ऐसा भी कहा जाता है कि जो है राम जी ने अपनी आंख दान कर दी थी, कुछ ऐसा करके यहाँ पर कहानी बनती है। लेकिन आपको ध्यान रखना, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर जो कि पौड़ी जनपद में पड़ता है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक, जय श्री राम कमलेश्वर से ध्यान रख रहे हो, जय श्री राम श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर। ठीक है। नीलकंठ मंदिर पौड़ी जनपद में पड़ता है। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश वाले मार्ग पर नीलकंठ मंदिर पौड़ी में है। शिव ने विष ग्रहण किया था समुद्र मंथन के समय, तो कहाँ जाकर किया था? नीलकंठ में, तो इसलिए नीला नीला होता है ना शिव जी का कंठ। ब्रह्म व वायु पुराण जो पुराण ग्रंथ है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, नाग, किन्नर, यश, कुणिद आदि जातियों का निवास स्थान बताया गया है। तो जो हम पूरा जातियाँ पढ़ेंगे ना, पूरा जो पुरानी जातियाँ हैं उनको अलग लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप यहाँ हिस्ट्री से रिलेट नहीं करेंगे उसको। 2-4 के बारे में मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जैसे एक खस जाति है, खस जाति, इस जाति के समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस जाति के समय हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे खस जाति। तो जो बौद्ध, इसे ध्यान रखो बुढ़ा, और जब कोई बुढ़ा हो जाता है क्या करता है? खांसता है ना, खसखस करता है। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार सर्वाधिक खसखस करता है कब? जब वो बुढ़ा हो जाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। किरात, किरात जाति के बारे में जो आपको याद करा रहा हूँ फिलहाल फैक्ट्स। मुंडा भाषा का प्रयोग, तो आपको देखा होगा रात में आजकल मुंडा किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो किरात, रात में मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं किरात जाति के लोग।
ठीक। अस्कोट व डिडिहाट, अस्कोट व डिडिहाट के क्षेत्र में रहते हैं कौन से किरात जाति के लोग, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अलकापुरी कुबेर की राजधानी है, और ज्योतिषपुर, अलकापुरी कुबेर की राजधानी है, और ज्योतिषपुर जोशीमठ चमोली रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी रही है। ज्योतिषपुर जोशीमठ जो चमोली में पड़ता है, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी रही है। इस पेज के बाद दोस्तों हम कल से ऐतिहासिक काल में पूरी तरीके से घुस जाएंगे, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक को कवर करना शुरू करेंगे। ऐतिहासिक काल आपको पता है जो पढ़ा लिखित हो और पढ़ा जा सका हो। इसमें इंपॉर्टेंट आपको अशोक का कालसी अभिलेख है, जो कालसी शिलालेख है, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेने हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, कालसी जो शिलालेख है अशोक का, सम्राट अशोक का, मौर्य वंश के सम्राट अशोक, ये पाली भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में है। तो लिपि भी ध्यान रखनी है आपको, भाषा भी ध्यान रखनी है। 258 ईसा पूर्व, और जब परीक्षावाणी में 257 दिया है तो इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। आप इसको याद रख के ना रख के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद क्या रखना है, यमुना टोंस नदी का संगम पर जो है ये स्थित है कौन सा, अशोक का कालसी शिलालेख, जो कहाँ पड़ता है, चकराता देहरादून में। तो डायरेक्ट ध्यान होगा चकराता, और चकराता कहाँ है, देहरादून में है। उत्तर पश्चिम सीमा पर है, उत्तर पश्चिम सीमा पर है किसकी, यमुना टोंस नदी के संगम वाली पर, चकराता में है। इसी में शिलालेख में क्षेत्र के लिए अपारांत शब्द का प्रयोग किया है। तो अशोक का जो कालसी शिलालेख है, क्षेत्रों के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग, और क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद, जो आगे चलकर क्या पढ़ा जाता है, कुलिंद, और कुलिंद की राजधानी थी कलकूट, इसलिए कालसी का पुराना नाम कलकूट था। और यहाँ पर किसका शासन था, कुलिंद का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कुलिंद को कवर करेंगे। ठीक। इसी में जो है सम्राट अशोक कहते हैं, मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ये कौन कहते हैं, सम्राट अशोक। इसकी खोजकर्ता कालसी वाले की 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने की है। और जो अशोक सम्राट के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला कौन था, प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंस था। और देखने वाला कौन था, जिसने देखा था, वो फिन थेलर था, है ना। फिन थेलर ने सबसे पहले देखा था अशोक के शिलालेख को, और पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप। लेकिन जो कालसी की खोज करता थे वो 1860 में फॉरेस्ट महोदय थे। जो इसका 14वें नंबर का शिलालेख है, 14वें नंबर का शिलालेख कालसी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में पाया जाने वाला कालसी शिलालेख अशोक के कौन से नंबर का शिलालेख है, तो वो 14वें नंबर का शिलालेख है। 5वें शिलालेख में जीवित परिवार का उल्लेख मिलता है अशोक के, 5वें शिलालेख में जीवित परिवार का उल्लेख मिलता है। और जो 13वां शिलालेख है, इसी में कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख मिलता है, जो अशोक ने जीता था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। और जो कलिंग राजा थे, राजा नंदराज को इन्होंने हराया था। तो 261 ईसा पूर्व 13वां शिलालेख कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अन्य जो उल्लेख होंगे अशोक सम्राट से वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।